जब मुझे पता चला कि मेरे मिलिट्री ऑफिसर हस्बैंड की जिंदगी में आज भी एक ऐसी लड़की है जिसे वो कभी भूल ही नहीं पाया, उसकी वही अधूरी मोहब्बत, उसकी व्हाइट मूनलाइट, तब मैंने चुपचाप अपना नाम, अपनी पहचान सब छोड़ देने का फैसला कर लिया। मैंने खुद जाकर अपनी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने की एप्लीकेशन दी और देश के एक टॉप सीक्रेट नेशनल रिसर्च प्रोग्राम में शामिल होने का फैसला कर लिया। जाने से पहले मैंने सोचा कम से कम आखिरी कुछ दिन तो मार्टिन के साथ वैसे बिताऊं जैसी वाइफ वो हमेशा चाहता था। मेरे जाने में बस 7 दिन बचे थे। जाने से 7 दिन पहले उसने कहा, मास्टर बेडरूम ग्लोरिया को दे दो, वो कुछ दिन यही रहेगी। मैंने बिना कुछ बोले अपना सामान उठाया और गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गई। 6 दिन बाकी थे। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। मैं पूरी भीग चुकी थी, लेकिन मार्टिन को बस ग्लोरिया की चिंता थी। वो उसे लेने जाने पर अड़ा हुआ था। मैं खुद ही कार से उतर गई और बोली, तुम जाओ, उसे अकेले मत छोड़ो ताकि उसके हीरो बनने में मेरी वजह से देर ना हो। 5 दिन बाकी थे। हमने साथ मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ग्लोरिया की तबीयत खराब हो गई और वो उसे देखने चला गया। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया मैं उनकी जिंदगी से थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगी, पूरी तरह, हमेशा के लिए। लेकिन जब सच में मैं गायब हो गई तो मार्टिन पागलों की तरह पूरे शहर में मुझे ढूंढता फिरा। पुलिस स्टेशन तक हंगामा कर दिया, लेकिन पुलिस ने उसकी फाइल देखकर कहा, यहाँ विक्टोरिया नाम की कोई वुमन एग्जिस्ट ही नहीं करती और आपके मैरिटल स्टेटस में अभी भी अनमैरिड लिखा हुआ है। यह टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट 1 हफ्ते बाद शुरू होगा। डायरेक्टर लियन की आवाज शांत थी। उस दिन के बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए एरेज कर दी जाएगी, यहाँ तक कि आपके फैमिली मेंबर्स को भी आपके बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे विक्टोरिया इस दुनिया में कभी थी ही नहीं। उन्होंने थोड़ी देर रुककर मेरी तरफ देखा। विक्टोरिया, तुम्हें अपने हस्बैंड और बेटे को छोड़ने में तकलीफ नहीं होगी। मेरी एप्लीकेशन देखकर वो खुद काफी देर तक शॉक्ड बैठे रहे थे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी मैं अपने फैमिली को सबसे ऊपर रखती हूँ। मैं कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, उन दोनों के पास अब वैसे भी कोई और है जो उनका ख्याल रख सकता है। शायद अब देश को मेरी ज्यादा जरूरत है। मार्टिन साउथ ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का सबसे यंग स्पेशल फोर्सेस बटालियन कमांडर था। उसकी वाइफ होने के नाते मुझे हमेशा लगता था कि सैक्रिफाइस करना मेरा फर्ज है। मैंने अपना रिसर्च करियर छोड़ दिया, अपने सपने छोड़ दिए और खुशी खुशी उसके फैमिली की बैकबोन बन गई। लेकिन बाद में पता चला हमारी शादी के बाहर भी उसकी एक दुनिया थी, एक ऐसी औरत जिसे वो बेहिसाब अटेंशन देता था, जिसके लिए उसके पास हमेशा टाइम था। कॉन्फर्मेशन फॉर्म साइन करने से पहले मैंने आखिरी सवाल पूछा, तो मार्टिन और मेरी शादी का क्या होगा? डायरेक्टर थोड़ा ऑकवर्ड होकर खांसे, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद तुम। उन्होंने बात पूरी भी नहीं की थी कि मैंने तुरंत साइन कर दिया। मैं किलिन प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। 1 हफ्ते बाद मैं टाइम पर रिपोर्ट कर दूंगी। मेरी बात सुनकर डायरेक्टर की आंखें भर आईं। कॉमरेड विक्टोरिया, देश के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए थैंक यू। हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। बस 1 हफ्ता, उसके बाद मैं ना किसी की वाइफ रहूंगी, ना किसी की माँ। मैं खुद को उन्हें सिर्फ एक आखिरी हफ्ते के लिए दे रही थी। पूरा दिन गायब रहने के बाद भी मेरे फोन पर सिर्फ कुछ मैसेजेस आए थे, खाना बना देना, घर कब आ रही हो, बस इतना। किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। रात की ठंडी हवा से मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला, अंदर की गर्म रोशनी आंखों में चुभ गई। ग्लोरिया मेरे बेटे को गोद में लेकर पेपर कटिंग खेल रही थी। मेरा बेटा फैमिली फोटो में से मेरी तस्वीर काट रहा था और बड़ी खुशी से वहाँ ग्लोरिया की फोटो चिपका रहा था। मेरी तस्वीर फर्श पर टुकड़ों में बिखरी पड़ी थी और मार्टिन चुपचाप ये सब देख रहा था। उसकी खामोशी ही उसकी परमिशन थी। हमेशा सख्त और ठंडा दिखने वाला वो आदमी आज सरप्राइजिंगली रिलैक्स्ड लग रहा था। वो सोफा पर आराम से बैठा था, लंबे पैर फैलाकर, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। उसकी नजरें बार बार ग्लोरिया और मेरे बेटे पर जा रही थीं। इतनी नरमी से वो उन्हें देख रहा था जितना उसने मुझे शायद कभी नहीं देखा। मैंने अपने ही घर की चाबी हाथ में पकड़ी हुई थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे गलती से किसी और की खुशहाल फैमिली के बीच आ गई हूँ। मार्टिन आखिरी बार घर कब आया था? 3 महीने पहले, 5 महीने पहले, मुझे खुद याद नहीं था। फिर मैंने सोचना ही छोड़ दिया। वैसे भी
ये शादी कभी प्यार से हुई ही कहा थी। सालों पहले बॉर्डर मिशन के दौरान मार्टिन के पिता की जान खतरे में पड़ गई थी। मेरे पेरेंट्स उसी बॉर्डर टाउन में रहते थे। उन्होंने अपनी जान देकर उनकी जान बचाई। जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना सीखते हैं, उस उम्र में मैं ऑर्फन बन गई। तब मार्टिन के पिता ने सबके सामने कहा था, विक्टोरिया अब हमारी फ्यूचर डॉटर इन लॉ होगी। हमारी फैमिली जिंदगी भर इसकी जिम्मेदारी उठाएगी। गरीब घर की अनाथ लड़की होने की वजह से मुझे हमेशा लगता था मैं उस बड़े मिलिट्री फैमिली के लायक नहीं हूँ। लेकिन एक मिशन के दौरान मार्टिन बुरी तरह घायल हो गया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो मरने वाला था, क्योंकि उसे मैचिंग किडनी डोनर नहीं मिल रहा था और पूरी दुनिया में सिर्फ मैं उसकी मैच निकली। मैंने बिना एक सेकंड सोचे अपनी किडनी मार्टिन को दे दी। हालांकि उसकी माँ इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन उसके फादर अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार मार्टिन को मुझसे शादी करनी पड़ी, लेकिन शादी के बाद उसने मुझे ऐसे अवॉइड किया जैसे मैं कोई बीमारी हूँ। उसका अपने फादर से रिश्ता भी धीरे धीरे खराब होता चला गया। पहले मुझे लगता था कि शायद वो बस नेचर से ही ठंडा इंसान है, लेकिन बाद में मुझे सच पता चला। जिस वक्त मैं हॉस्पिटल के बेड पर सर्जरी के दर्द से तड़प रही थी, उसी दौरान मार्टिन और ग्लोरिया, जो उसकी ट्रीटमेंट कर रही मिलिट्री डॉक्टर थी, एक दूसरे के करीब आ रहे थे। धीरे धीरे दोनों को प्यार हो गया और चुपचाप उन्होंने एक दूसरे से जिंदगी भर साथ रहने का वादा भी कर लिया। असल में गलती मेरी ही थी। मैंने अपनी खुशफहमी में किडनी डोनेट कर दी और उनकी लव स्टोरी के बीच आ गई। मेरी नजर उस फैमिली फोटो पर गई जिसे अभी अभी जोड़कर वापस ठीक किया गया था। तभी ग्लोरिया ने हल्की उदासी दिखाते हुए कहा, कुछ लोगों के लिए फैमिली होना भी लक्जरी होता है। छुट्टियों में मेरे पास रहने तक की जगह नहीं होती। वो हमेशा से विक्टिम बनना अच्छे से जानती थी। ग्लोरिया भी बचपन से ऑर्फन थी। वो हर जगह लोगों से मदद मांगती फिरती थी ताकि कोई उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर कर दे। शायद इसलिए क्योंकि मैं भी उसी दर्द से गुजरी थी, मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने पार्ट टाइम जॉब्स करके उसकी कॉलेज फीस तक भरी। उसी दौरान उसकी मुलाकात मार्टिन से हुई। एक बार रोते हुए उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, विक्टोरिया, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ, उसने एहसान जरूर चुकाया। ग्रेजुएशन के बाद वो मार्टिन के आर्मी यूनिट तक पहुंच गई। मिलिट्री डॉक्टर बनकर दिन रात उसके साथ रहने लगी और आर्मी में उसने मेरे बारे में हर जगह बातें फैलानी शुरू कर दी कि मेरी चैरिटी सब दिखावा थी, कि मैं पैसे लेट भेजती थी, कि मैं मदद करते वक्त भी हिसाब रखती थी, गरीब ऑर्फन होकर भी रिच गर्ल बनने का ड्रामा करती है। ऐसी बातें वो सबको बोलती फिरती थी। इन सब के बाद मार्टिन मुझे और भी ज्यादा नापसंद करने लगा। शादी के तुरंत बाद ही उसने मुझसे अलग रहना शुरू कर दिया। फिर एक रात वो शराब के नशे में था। उसी रात हमारा बेटा हुआ। उसके बाद उसने खुद को पूरी तरह ग्लोरिया के लिए लॉयल बना लिया और जब भी मैं उसके करीब आने की कोशिश करती, वो हमेशा मुझसे डिस्टेंस बना कर रखता। ग्लोरिया ने जैसे ही दुखी चेहरा बनाया, मार्टिन तुरंत पिघल गया। उसने फौरन कहा, तुम कुछ दिन यहीं रह सकती हो। ग्लोरिया ने भी बिना शर्माए सीधा मेरे बेडरूम की तरफ इशारा कर दिया। मुझे वो वाला रूम अच्छा लग रहा है। मार्टिन ने उसकी उंगली की तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर हेजिटेशन आया, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, वही रूम ले लो। मेरा बेटा खुशी से उछल पड़ा। याई, अगर आंट ग्लोरिया मेरी मॉम बन जाए ना तो और अच्छा होगा। उसकी आवाज में इतनी एक्साइटमेंट थी जैसे वो चाहता हो मैं अभी इसी वक्त घर छोड़ दूं। मार्टिन हल्का सा मुस्कुराया। उसके चेहरे पर वो रेयर सॉफ्टनेस थी जो मैंने कभी अपने लिए नहीं देखी। उसने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ फेरा। उसी वक्त मेरे हाथ से चाबी टेबल पर टकराई और छोटी सी आवाज हुई। कमरे का पूरा माहौल अचानक फ्रीज हो गया। मेरे बेटे ने जल्दी से फैमिली फोटो छुपा दी और मार्टिन का चेहरा फिर से पहले जैसा ठंडा और डिस्टेंट हो गया। उन्हें लगा होगा मैं फिर से चिल्लाऊंगी, सीन क्रिएट करूंगी, क्योंकि पहले मैं ऐसा कई बार कर चुकी थी। ग्लोरिया हमेशा बाउंड्रीज क्रॉस करती थी और मैं हर बार हर्ट होकर रिएक्ट कर देती थी। लेकिन अब मुझे सच में फर्क पड़ना बंद हो गया था। मैंने बिना कुछ बोले नजरें हटा ली, किचन में जाकर खुद के लिए पानी डाला और एक ही सांस में पूरा गिलास पी गई, जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। मार्टिन कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा। शायद उसे मेरे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। फिर उसने पहली बार खुद बात शुरू
की। भूख लगी है, मैं नूडल्स बना दूं। पहले अगर वो मुझे थोड़ा सा भी अटेंशन देता तो मैं तुरंत खुश हो जाती थी, क्योंकि मैं हमेशा उसके हाथ का बनाया खाना खाना चाहती थी। लेकिन अब मैं समझ चुकी थी, उसकी ये फेक कंसर्न सिर्फ टॉपिक चेंज करने के लिए थी। उसे डर था कि कहीं मैं फिर ग्लोरिया पर गुस्सा ना निकाल दूं। मैं जवाब देना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी नजरें इतनी शार्प थीं कि उन्हें इग्नोर करना मुश्किल था। मैंने बस धीरे से कहा, भूख नहीं है, पानी पी लिया, वही काफी है। शायद ग्लोरिया को मार्टिन का इरादा समझ नहीं आया। उसके चेहरे पर जेलसी साफ दिख रही थी। वो तुरंत खड़ी हो गई। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। इतना सुनते ही मेरा बेटा भागकर उससे लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। मॉम, बात है, आप आते ही आंट ग्लोरिया को भगा देती हो। आपको जाना चाहिए। मुझे आंट ग्लोरिया यहीं चाहिए। उसकी हर बात सीधे मेरे सीने में चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गले में कोई भारी पत्थर अटक गया हो। ना निगला जा रहा था, ना बाहर निकल रहा था। मार्टिन ने मजबूरी वाले चेहरे के साथ कार कीज उठाई। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ग्लोरिया जाए। और सच कहूँ, उस घर में एक्स्ट्रा इंसान मैं ही थी। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता था। बस एक हफ्ते बाद मैं उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाने वाली थी। फिर ना मैं उनके रास्ते में आऊंगी, ना उनकी खुशी के बीच। मैंने सीने में अटका भारी सा दर्द दबाया और हल्की सी मुस्कान लाकर बोली, जब सब चाहते हैं कि ग्लोरिया यहीं रहे तो फिर जाने की क्या जरूरत है। अब से वो मेरे रूम में रह सकती है। मेरी बात सुनकर ग्लोरिया लिटरली फ्रीज हो गई। यहाँ तक कि हमेशा काम रहने वाले मार्टिन की आंखों में भी सरप्राइज दिख गया। सिर्फ मेरा बेटा था जो कुछ समझे बिना खुशी से उछल पड़ा। रियली याई, अब तो बहुत मजा आएगा। मार्टिन की आंखों में कुछ अजीब सा फ्लिकर हुआ। ग्लोरिया कुछ बोलती उससे पहले ही उसने जल्दी से कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ग्लोरिया छुट्टियां खत्म होने के बाद वापस चली जाएगी। मैं उसके लिए होटल अरेंज कर दूंगा। तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। 7 साल शादी में रहने के बाद भी शायद मैं मार्टिन को कभी समझ ही नहीं पाई। अगर ग्लोरिया यही रहती तो वो दोनों और करीब रह सकते थे। लॉजिक से तो उसे तुरंत हाँ बोल देनी चाहिए थी, लेकिन उसके रिएक्शन ने ग्लोरिया को भी हर्ट कर दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। पहली बार मार्टिन का ध्यान ग्लोरिया पर नहीं था। वो लगातार सिर्फ मुझे देख रहा था। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ था कि मेरे अंदर कुछ बदल चुका है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बिल्कुल शांत आवाज में कहा, कोई तकलीफ नहीं है। वैसे भी मैंने नई जॉब एक्सेप्ट कर ली है। अब वो रूम मुझे चाहिए भी नहीं होगा। मार्टिन की गहरी आंखों में हल्की इरिटेशन दिखी। अच्छा, इस बार कहा और जॉब्स करने जा रही हो? मेरा बेटा भी तुरंत मुंह बनाकर बोला, आपको आता ही क्या है, बस खाना बनाना और पोछा लगाना। 3000 महीने भी नहीं कमा सकती। अगर आपने डैड से शादी ना की होती ना, तो क्या आप इतनी अच्छी जिंदगी जी पाती? उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर खट्टा नींबू निचोड़ दिया हो। अंदर सब सिकुड़ गया। ससुर जी सालों से घर से दूर रहते थे। मेरी पढ़ाई और खर्चे के लिए जो पैसे आते थे वो भी बंद हो चुके थे। मैंने अपने हाथों से काउंटलेस पार्ट टाइम जॉब्स की, दिन रात काम किया और उसी के दम पर पीकिंग यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में एडमिशन लिया। लेकिन घर में किसी को ये सब पता ही नहीं था। 7 साल की शादी में मार्टिन इतना दूर रहा कि उसे ये तक नहीं पता था कि मैं क्या काम करती हूँ। प्रेगनेंसी के पूरे 10 महीने, यहाँ तक कि डिलीवरी वाले दिन भी मैं अकेले अपना पेट पकड़कर हॉस्पिटल गई थी। जब डिलीवरी के दौरान मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि जान जा सकती थी, तब क्रिटिकल कंडीशन फॉर्म पर साइन भी मैंने खुद किए थे। मैं रिसर्च टीम में बहुत बड़ी पोजीशन ले सकती थी, बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते थे, लेकिन मैंने सबसे इजी पोजीशन चुनी सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने बेटे को अच्छे से पाल सकूं। और आज मेरा वही बेटा मुझे पैरासाइट की तरह ट्रीट कर रहा था। अगर ये सब पहले हुआ होता तो शायद मैं रो पड़ती, अपना दर्द सुनाती, उनका थोड़ा अटेंशन पाने की कोशिश करती। लेकिन अब मैं बस शांत आवाज में बोली, नहीं, मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक ग्लोरिया ने पेट पकड़ लिया। उसने दर्द भरे चेहरे के साथ कहा, पता नहीं क्यों अचानक स्टमक पेन हो रहा है। बस इतना सुनना था। मार्टिन ने तुरंत मेरी तरफ से नजरें हटा ली। वो तुरंत ग्लोरिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज में साफ घबराहट थी। यहाँ दर्द हो रहा है या यहाँ? मेरा बेटा जो रोज खाने के वक्त मुझे सर्वेंट की तरह बुलाता था, वो भी
भाग कर गया और जल्दी से हॉट वाटर लेकर आया। आंटी, गरम पानी पी लो, शायद अच्छा लगे। मेरे सामने मेरा पूरा फैमिली किसी और के लिए चिंता कर रहा था। वो सपना था जो शायद मुझे इस जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला था। तो उन्हें केयर करना आता था, बस मेरे लिए नहीं। मुझे याद आया, इस बार की गर्मी बहुत ज्यादा थी। एक दिन मैं पूरा दोपहर किचन में अकेले खाना बनाती रही और फिर थककर लिविंग रूम में बेहोश होकर गिर गई। मेरे बेटे ने मुझे देखा भी, लेकिन बस नफरत से मुंह बनाया और खाना खाता रहा। जब मेरी आँख खुली तब शाम हो चुकी थी। डूबते सूरज की हल्की रोशनी में पूरा लिविंग रूम और भी सूना लग रहा था। मेरा बेटा बेडरूम में वीडियो गेम्स खेल रहा था और डाइनिंग टेबल पर उनके खाए हुए खाने की गंदी प्लेट्स पड़ी थीं। एक हफ्ते बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, लेकिन मार्टिन ने फिर वही कहा, बिजी हूँ, घर नहीं आ पाऊंगा। सास अपने पोते को एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस लेकर गई हुई थी। मैंने स्पेशली मार्टिन के पसंदीदा डिशेस बनाए। सोचा इस बार खुद बेस जाकर उसे सरप्राइज दूंगी, लेकिन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक कर कहा, कमांडर तो पहले ही निकल चुके हैं, अपनी लवर के साथ गए हैं। उस वक्त भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो लवर मैं नहीं थी। फिर बाद में ग्लोरिया के सोशल मीडिया वीडियो से मुझे सच पता चला। अम्यूजमेंट पार्क में ग्लोरिया ने मिकी माउस वाला क्यूट हेडबैंड पहना हुआ था। वो मेरे बेटे को अपनी बाहों में पकड़े हंस रही थी। मेरा बेटा मार्टिन का हाथ पकड़कर ग्लोरिया के गाल पर किस कर रहा था और कैमरा के पीछे से मेरी सास की खुश आवाज आ रही थी, अरे कम ऑन लव बर्ड्स, अब एक हक तो बनता है। कैमरा के पीछे से मेरी सास हंसते हुए चिल्लाई। मार्टिन ने हल्के से होंठ भींचे। उसके चेहरे पर एक पल की हेजिटेशन आई, लेकिन अगले ही सेकंड उसने धीमे से स्माइल किया और ग्लोरिया को अपनी बाहों में खींच लिया। जब मैं अम्यूजमेंट पार्क पहुंची तब तक वो लोग सारी राइड्स एंजॉय करके बाहर निकल रहे थे। मैं बस कुछ कदम दूर एक पेड़ के पीछे छिप कर खड़ी थी, इतनी करीब कि फोन के दूसरी तरफ से मेरे बेटे की एक्साइटेड चीखें और ग्लोरिया की हंसी साफ सुनाई दे रही थी। उस वक्त मैं बस एक चीज चाहती थी, काश मार्टिन इस बार सच बोल दे, काश वो झूठ ना बोले। लेकिन फोन पर उसकी आवाज आई, न्यू रिक्रूट्स की ट्रेनिंग चल रही है, अभी भी बिजी हूँ। मैंने अपना होंठ इतना जोर से काटा कि खून निकल आया। फोन कसकर पकड़ते हुए मैंने बस इतना कहा, ओके, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें फेक होती हैं, लेकिन दर्द कभी झूठ नहीं बोलता। मैं खुद को बार बार समझा रही थी, कुछ नहीं हुआ, मैं दुखी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन अंदर सब टूट रहा था। उस रात मैंने बिना किसी ड्रामा के खुद ही गेस्ट रूम में शिफ्ट कर लिया। अब मार्टिन को मुझे निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ग्लोरिया खुशी खुशी मास्टर बेडरूम में रहने लगी और मेरा बेटा, वो तो इंसिस्ट करने लगा कि वो ग्लोरिया के साथ ही सोएगा। उसे देखकर लगा शायद मेरे बिना भी वो बहुत खुश रहेगा और शायद यही अच्छा है। अगले दिन सास जी अपनी ट्रिप से वापस आईं। उनके हाथ में ढेर सारे सुवेनियर्स थे। उन्होंने बेटे को गिफ्ट्स दिए, मार्टिन को गिफ्ट्स दिए, यहाँ तक कि ग्लोरिया के लिए भी स्पेशली सामान लाई। मैं एक तरफ ऑकवर्ड होकर खड़ी रही, सोच रही थी बाद में जाकर थैंक यू बोल दूंगी। लेकिन सारे गिफ्ट्स बांटने के बाद उन्होंने बस मेरी तरफ देखकर भौहें सिकोड़ ली। खड़ी क्या हो, जल्दी खाना बनाओ, पूरी ट्रिप में तुम्हारे हाथ का खाना मिस किया है, बाहर का खाना खाया ही नहीं जाता। उनकी आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी सर्वेंट को ऑर्डर दे रही हूँ। और सच कहूँ, उस घर में मेरी जगह सर्वेंट से ज्यादा थी भी नहीं। उधर ग्लोरिया, जो टेक्निकली आउटसाइडर थी, वो सास के गले लगकर उनके गाल पर किस कर रही थी। आंटी, आप कितनी स्वीट हो। सास ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से मुस्कुराई। आर्मी में मेरे बेटे का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। उनकी आंखों में सैटिस्फैक्शन साफ दिख रही थी। लोग जब ऑकवर्ड फील करते हैं तो इधर उधर देखने लगते हैं। मैंने भी नजर घुमाई और तभी मेरी आंखें मार्टिन से टकरा गईं। उसकी आंखों में आज कुछ अलग था। उसने मेरे खाली हाथों की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक गिफ्ट था। क्या वो मुझे देने वाला था? शायद सिंपैथी में, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, ग्लोरिया अचानक बीच में आ गई। उसने जल्दी से गिफ्ट मार्टिन के हाथ से छीन लिया। वाओ, ये वाला मुझे भी बहुत पसंद आया। कैन आई कीप दिस? मार्टिन एक पल के लिए चुप रह गया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर ग्लोरिया की उम्मीद भरी आंखों की तरफ। आखिर में उसने धीरे से सिर हिला दिया। ऑल राइट। गिफ्ट पकड़ते हुए ग्लोरिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ जीत वाली मुस्कान थी। मैं अभी भी वहीं खड़ी थी, दिमाग पूरी
पूरी तरह उलझा हुआ। तभी सास ने अचानक मुझे धक्का सा दिया। क्या स्टैचू बनकर खड़ी हो? जाकर खाना बनाओ। क्या मैं बनाऊं? सीने में उठते हल्के दर्द को दबाते हुए मैंने कैजुअली कहा, मेरे जाने के बाद आपको खुद खाना बनाना सीखना पड़ेगा। मेरा बेटा तुरंत हंस पड़ा। उसे लगा मैं फिर ड्रामा कर रही हूँ। फ्यूचर फ्यूचर ऐसे बोल रही हो जैसे मरने वाली हो। मैंने उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, एक तरह से हाँ, लेकिन उनके खुश फैमिली सीन को देखकर साफ समझ आ रहा था मेरे होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, ये आखिरी बार होगा जब मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। मैंने आदत की तरह एप्रन बांधा और किचन में चली गई। पीछे पीछे ग्लोरिया भी आ गई, चेहरे पर परफेक्ट संस्कारी बहू वाली स्माइल। दीदी, मैं हेल्प कर देती हूँ। लेकिन सास ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। तुम मिलिट्री डॉक्टर हो, देश की सेवा करती हो। तुम्हारा काम किचन में खड़े होकर दूसरों की सेवा करना नहीं है। इतना बोलकर उन्होंने तिरछी नजर से मेरी तरफ देखा। मैं समझ गई वो इनडायरेक्टली मुझे ग्लोरिया से नीचे दिखा रही थी, लेकिन अब मुझे लड़ने की इच्छा ही नहीं बची थी। अगर ग्लोरिया हेल्प करती तो घर में फिर टेंशन शुरू हो जाती, फिर वही आर्ग्यूमेंट्स, वही इंसल्ट्स। तो क्यों खुद को और हर्ट करूं? पैन में बन रही शिमला मिर्च वाली पोर्क फ्राई से धुआं उठ रहा था। अचानक मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा, सांस भारी हो गई और अगले ही पल मेरा शरीर नीचे गिरने लगा। तभी किसी ने मुझे पकड़ लिया। पता नहीं मार्टिन कब पीछे आकर खड़ा हो गया था। उसने तुरंत मुझे अपनी बाहों में संभाल लिया। शायद मुझे भ्रम हुआ हो, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार घबराहट दिखी। तुम ठीक हो? हेल्प चाहिए? उसकी बॉडी की गर्माहट मेरे पूरे शरीर में फैल रही थी। उसके सहारे से मैं मुश्किल से सीधी खड़ी हो पाई, फिर जल्दी से खुद को उसकी बाहों से अलग कर लिया। तभी सास ऑलमोस्ट भागती हुई किचन में आई, ऐसे जैसे मैं कोई चोरी करने वाली हूँ। वो तुरंत हमारे बीच खड़ी हो गई। मैंने आते ही समझ लिया था ये सब कुकिंग से बचने का ड्रामा है। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि ग्लोरिया दौड़ती हुई आई और हंसते हुए मार्टिन का हाथ पकड़ लिया। चलो ना, हमारे बेटे ने फैमिली पोर्ट्रेट बनाया है, बहुत क्यूट है। मार्टिन उसके साथ चला गया, लेकिन मेरा हाथ अभी भी पैन चला रहा था और दिमाग में वही तस्वीर घूम रही थी। उस फैमिली पोर्ट्रेट में 4 लोग थे, मार्टिन, मेरा बेटा, मेरी सास और ग्लोरिया। बस मैं नहीं थी। जब आखिर में मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी, तब चारों लोग आराम से एक दूसरे की प्लेट्स में खाना सर्व कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। टेबल पर सिर्फ लेफ्ट ओवर्स बचे थे। मैं, जिसने पूरा खाना बनाया था, हाथ में चॉपस्टिक्स पकड़े बैठी थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी अपने लिए आखिर बचा ही क्या है। खाना खत्म होने के बाद सास ने ग्लोरिया के साथ एक नजर मिलाई, फिर सीधे होकर बैठ गयी। उनकी आवाज अचानक सीरियस हो गई। विक्टोरिया, कुछ बातें साफ करनी है। उन्होंने सामने 2 चीजें रखी, एक मेरे और मार्टिन के डिवोर्स पेपर्स और दूसरी 10,000 रुपए वाली एक बैंक कार्ड। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, तुम खुद जानती हो कि तुम और मेरा बेटा एक जैसे नहीं हो। तुम्हारा काम, तुम्हारी औकात कुछ भी उसके लेवल का नहीं है। अब उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है और मेरा पोता भी तुम्हें पसंद नहीं करता। सच कहूँ तो मैं भी बहुत पहले से तुमसे खुश नहीं थी। उनकी बात खत्म होते होते मुझे सब समझ आ गया था। मैंने धीरे से मार्टिन की तरफ देखा। उसकी नजरें नीचे थीं। लंबी आईलैशेस के नीचे उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था, लेकिन उसकी चुप्पी ही काफी थी। मेरा दिल पूरी तरह बैठ गया। किलिन प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। वैसे भी अब सब खत्म करने का समय आ चुका था। मैंने धीरे से चॉपस्टिक्स नीचे रखी। कोइंसिडेंटली मुझे भी आप सबसे कुछ कहना है, लेकिन सास ने तुरंत हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। चेहरे पर साफ इरिटेशन थी। तुम्हारे इमोशनल डायलॉग्स की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। उन्होंने डिवोर्स पेपर्स और बैंक कार्ड मेरी तरफ सरका दिए। तुम्हारे पेरेंट्स ने मार्टिन के फादर की जान बचाई थी, उसके लिए हम हमेशा ग्रेटफुल रहे, लेकिन हमने भी तुम्हें बेटी की तरह पाला है। वो एहसान बहुत पहले उतर चुका और किडनी डोनेट करना तुम्हारा खुद का डिसीजन था। उसे सैक्रिफाइस मत बनाओ। ऊपर से मेरे बेटे ने तुमसे शादी करके पहले ही बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। उनकी हर बात सीधे दिल में लग रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। हम तुमसे कुछ छीन नहीं रहे, बस मेरे बेटे को आजाद कर दो। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर भी बैठ जाऊंगी। इतना कहकर वो सच में घुटनों पर बैठने लगी, बस मुझे फोर्स करने के लिए, ताकि मैं डिवोर्स पेपर्स साइन कर दूं। मैंने बिना कोई
सॉफ्टनेस दिखाए सीधे कहा, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं साइन कर दूंगी। मेरी बात सुनकर मार्टिन ने पहली बार अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में शौक साफ दिख रहा था, लेकिन मैंने बिना रुके पेन उठा लिया और अगले ही पल मैंने अपना नाम साइन कर दिया। अजीब बात ये थी, साइन करते ही मेरे अंदर एक राहत सी फैल गई। आखिरकार अब मुझे इस शादी को तोड़ने वाली औरत नहीं कहा जाएगा। सब खत्म हो चुका था। मेरा बेटा खुशी से दोनों हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाया, याई, अब मुझे नई मॉम मिल जाएगी। ग्लोरिया भी एक्साइटमेंट में खुद को रोक नहीं पाई। वो तुरंत मार्टिन का हाथ पकड़ने बढ़ी, जैसे अभी उड़कर उसके साथ नई जिंदगी शुरू कर देगी। लेकिन तभी ये डिवोर्स नहीं होगा। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। मार्टिन ने हल्का सा साइड होकर ग्लोरिया का हाथ अवॉइड किया। फिर उसने मेरे हाथ से डिवोर्स पेपर्स खींच लिए। सबके सामने उसने वो पेपर्स जोर से मरोड़ दिए और अगले ही सेकंड कागज के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। मार्टिन, तुम कर क्या रहे हो? ग्लोरिया का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। वो रोती हुई बेडरूम की तरफ भाग गई। सास ने गुस्से से टेबल पर हाथ पटका। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, तुम्हें तो यही चाहिए था ना। मार्टिन का चेहरा और डार्क हो गया। कुछ देर तक वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अभी मेरा करियर ऊपर जा रहा है। अगर इस वक्त डिवोर्स हुआ तो सुपीरियर्स क्या सोचेंगे और ग्लोरिया के बारे में क्या बातें होंगी। एक पल के लिए मुझे लगा था शायद वो सच में डिवोर्स नहीं चाहता, लेकिन आखिर में वो चिंता भी ग्लोरिया की रेपुटेशन की ही निकली। मैंने अंदर ही अंदर बिटर स्माइल दी। कोई बात नहीं, वो पेपर्स फाड़ दे या ना दे, मेरे जाने के बाद वैसे भी सब ऑटोमेटिकली एरेज हो जाएगा। घर में अभी भी बहस चल रही थी, लेकिन मैं चुपचाप उठी और अकेले बाहर निकल गई। मैंने टैक्सी ली और उस पुराने चाइनीज मेडिसिन क्लिनिक पहुंची जहां मैं अक्सर जाती थी। मैं वहां हमेशा ससुर जी की दवा लेने आती थी। मिशन में घायल होने के बाद बारिश या ठंडी हवा में उनके सीने में बहुत दर्द उठता था। मैंने ना जाने कितने डॉक्टर्स बदले, लेकिन आराम सिर्फ इसी क्लिनिक की हर्बल मेडिसिन से मिलता था। जब भी वो छुट्टी पर घर आते, मैं पहले से दवा बनवा कर रखती थी ताकि वो वापस मिलिट्री कैंप ले जा सकें। हर बार वो प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखते और कहते, विक्टोरिया, तुम ना होती तो इस घर का क्या होता। सच कहूँ, इस घर में अगर किसी ने मुझे सच में बेटी माना था तो वो सिर्फ ससुर जी थे। हर महीने वो अपनी सैलरी 3 हिस्सों में बांटते थे, एक घर के खर्च के लिए, एक मेरे लिए और एक सेविंग्स के लिए। लेकिन जो हिस्सा मेरे लिए होता वो भी सालों से सास अपने पास रख रही थी, जब बाकी बच्चे अपने पेरेंट्स के प्यार में बड़े हो रहे थे। मैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रही थी। इतना काम कि हाथों की स्किन तक फट जाती थी। फिर भी मैंने कभी ससुर जी को कुछ नहीं बताया। मैंने चुपचाप कम पैसों में जिंदगी काटी और अपनी पढ़ाई पूरी की। इस बार क्लिनिक में मैंने डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन भी लिखवा लिया ताकि मेरे जाने के बाद भी उन्हें दवा मिलती रहे। मेडिसिन लेने के बाद मेरा घर जाने का मन नहीं हुआ तो मैं यूं ही मॉल में घूमने लगी। एक कॉस्मेटिक्स काउंटर के सामने से गुजरते वक्त अचानक मेरी नजर मिरर पर पड़ी। मिरर में दिख रही औरत थकी हुई थी, बेजान थी, चेहरे की सॉफ्टनेस कहीं खो चुकी थी, आंखों में सिर्फ एग्जॉशन बची थी, जबकि मेरे फीचर्स कभी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। मैं खुद को कुछ देर तक देखती रही, फिर मन में एक ख्याल आया, अगर मेरे पेरेंट्स जिंदा होते तो शायद मैं आज भी उनकी लाडली बेटी होती। शायद मैं खुद को इस हालत तक कभी नहीं पहुंचने देती। तभी एक शॉप असिस्टेंट मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। मैम, कुछ ट्राई करना चाहेंगी? मैंने हल्के से सिर हिलाया। मुझे इन सब चीजों की ज्यादा समझ नहीं है। वो और सॉफ्टली मुस्कुराई। कोई बात नहीं, बाय ना भी करें, फिर भी मेकअप ट्राई कर सकती हैं। वो मुझे धीरे से चेयर पर बैठा कर मेकअप करने लगी। कभी ब्रश, कभी फाउंडेशन, कभी हल्का लिपस्टिक शेड। धीरे धीरे मिरर में दिख रही औरत बदलने लगी, जैसे सालों की थकान थोड़ा थोड़ा उतर रही हो। कुछ देर बाद मैं खुद को पहचान नहीं पाई। मिरर में जो चेहरा था वो इतना फ्रेश लग रहा था, इतना खूबसूरत कि उसमें वक्त की मार का एक निशान भी नहीं दिख रहा था। शॉप असिस्टेंट मुस्कुराई। देखा आपने, आप कितनी प्रिटी हो। एक औरत को खुद से प्यार करना आना चाहिए। फिर उसने जल्दी से जोड़ दिया, मैं ये सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नहीं बोल रही। सच में आप बहुत सुंदर हो। इतनी सुंदर होकर खुद को इग्नोर करना बहुत गलत है। उसकी बात सीधे दिल में उतर गई। अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मैंने सोचा, इतने सालों में मैंने इस फैमिली के
लिए सब कुछ किया, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया। उसकी मेहनत बेकार ना जाए इसलिए जाते जाते मैंने एक लिपस्टिक खरीद ली। मेरे कपड़े भी सालों से वही पुराने थे। वैसे भी मैं जल्द ही नई जगह जाने वाली थी, नई जिंदगी, नई शुरुआत, तो शायद कुछ नए कपड़े भी लेने चाहिए। जब मैंने फैशनेबल क्लोथ्स ट्राई किए तो मिरर में खुद को देखकर लिटरली रुक गई, जैसे कोई दूसरी लड़की सामने खड़ी हो। मेरे चेहरे पर पहली बार हल्की चमक लौट आई थी। मूड भी सरप्राइजिंगली अच्छा हो गया। कई शॉपिंग बैग्स हाथ में लेकर मैं मॉल से बाहर निकली। आसमान अजीब सा भारी लग रहा था। काले बादल इतने नीचे आ गए थे जैसे कभी भी तूफान शुरू हो जाएगा। सड़क पर लोग भाग रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई जल्दी में था, और तभी भीड़ के बीच मेरी नजर सीधे मार्टिन पर जाकर रुकी। शायद वो बहुत अलग दिखता था, इतना कि 1000 लोगों के बीच भी उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। वो अपनी कार के पास खड़ा था, ब्लैक ट्रेंच कोट, हाथ में सिगरेट, सीधी मिलिट्री पोस्चर। सिर्फ खड़े रहने भर से लोगों की नजरें उसकी तरफ जा रही थीं। उसने मुझे देखा, लेकिन कुछ सेकंड्स तक पहचान ही नहीं पाया। शायद उसने मुझे कभी इस तरह देखा ही नहीं था। फिर अचानक उसने जल्दी से सिगरेट नीचे फेंककर पैर से बुझाई। बारिश होने वाली थी, इसलिए तुम्हें लेने आ गया। उसकी आवाज में अजीब सी ऑकवर्डनेस थी, जैसे डर रहा हो कि मैं उसके अचानक कंसर्न को गलत समझ लूं। लेकिन एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। मैं अब गलतफहमियां पालना छोड़ चुकी थी। कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद उसके कानों के पास हल्की लालिमा आ गई। फिर उसने धीरे से कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अजीब आयरनी थी। सालों तक मैं इस फैमिली के लिए खुद को मिटाती रही और उसने कभी मुझे ठीक से देखा तक नहीं। आज जब मेरा दिल पूरी तरह खाली हो चुका था, तब वो मुझे नोटिस कर रहा था। मैंने बस हल्की पोलाइट स्माइल दी। थैंक यू, बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये पहली बार था जब मैं उसकी कार में बैठने वाली थी, और शायद आखिरी बार भी। मैंने पैसेंजर सीट का डोर खोला तो वहाँ मिकी माउस डॉल्स की पूरी लाइन रखी थी। वही डॉल्स जो ग्लोरिया को पसंद थी। सीट पर एक क्यूट स्टिकर भी चिपका था, रिजर्व्ड फॉर क्यूटी। मैं चुपचाप पीछे बैठने लगी, लेकिन मार्टिन ने जल्दी से सारे डॉल्स उठाकर पीछे फेंक दिए। फिर उसने स्टिकर भी तुरंत निकाल दिया। ग्लोरिया अभी बच्ची जैसी है, उसे ये सब चाइल्डिश डेकोरेशंस पसंद हैं। अब मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। उसने पैसेंजर सीट पर हाथ मारा। उसकी आवाज में आदेश जैसा फर्मनेस था। यहीं बैठो। मेरा आर्ग्यू करने का कोई मन नहीं था। मैं चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठ गई। जैसे ही मैं ठीक से बैठी, वो अचानक मेरी तरफ झुक गया। उसका हाथ मेरे सामने से गुजरते हुए सीट बेल्ट तक पहुंचा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसने मुझे अपनी बाहों में घेर लिया हो। उसके कपड़ों से टोबैको और बारिश की हल्की स्मेल आ रही थी। वही सख्त, डिसिप्लिन्ड, सोल्जर वाली खुशबू। लेकिन शायद नर्वसनेस की वजह से उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। वो काफी देर तक सीट बेल्ट का बकल ठीक से लगा ही नहीं पाया। मैंने धीरे से सांस छोड़ी, फिर उसके हाथ से बेल्ट लेकर खुद लगा ली। मैं कर लूंगी उसने बस धीमे से जवाब दिया। बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पानी इतनी जोर से गिर रहा था कि पूरी सड़क धुंधली हो गई। मैं पहले कभी उसके साथ इतनी क्लोज स्पेस में अकेली नहीं बैठी थी। कार के अंदर उसकी खुशबू, उसकी सांसें, सब बहुत साफ महसूस हो रहा था। वो बीच बीच में चोरी से मेरी तरफ देख रहा था। आखिरकार साइलेंस उससे सहा नहीं गया। उसने खुद बात शुरू की। क्या खरीदा? तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी मेडिसिन वाला पैकेट पकड़े बैठी हूँ। मैंने उसे धीरे से नीचे रखा। ओह, तुम्हारे डैड की दवा है, और ये प्रेस्क्रिप्शन भी। मैं इसे आर्म रेस्ट कंपार्टमेंट में रख देती हूँ। अब से दवा तुम लोग खुद ले लेना। मेरी बात खत्म होते ही कार अचानक जोर से ब्रेक हुई। मार्टिन दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े सामने देखता रहा। उसकी आवाज भारी हो गई थी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, जैसे कहीं जा रही हो या आखिरी बार बातें कर रही हो? मैंने खिड़की के बाहर गिरती बारिश को देखा। इस दुनिया से गायब हो जाना एक तरह से वही तो होने वाला था। कुछ सेकंड्स बाद वो फिर बोला, तुम्हें इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा बर्डन शेयर कर सकता हूँ। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी गहरी आंखें हमेशा की तरह शांत थीं, लेकिन आज उनमें कुछ ऐसा था जो मैं पढ़ नहीं पा रही थी। बर्डन शेयर। शायद बारिश बहुत तेज थी। शायद मैंने गलत सुन लिया। विक्टोरिया, मैंने हल्के से जवाब दिया। हम बात कर सकते हैं, लेकिन अब कहने को बचा ही क्या था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर
विंडो पर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। कार के अंदर सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी और हमारे बीच की खामोशी और भारी होती जा रही थी। तभी मार्टिन का फोन बजा। फोन उठाते ही ग्लोरिया की लाउड आवाज साफ सुनाई दी। यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं फंस गई हूँ, क्या करूँ? पूरा भीग जाऊंगी, फिर बीमार पड़ जाऊंगी। मैंने आंखें पूरी नहीं खोली, लेकिन नोटिस किया कि मार्टिन मेरी तरफ देख रहा था, शायद चेक कर रहा था कि मैं सो रही हूँ या नहीं। उसने धीरे से कहा, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, टैक्सी लेकर चली जाओ। उधर से तुरंत ग्लोरिया की शिकायत भरी आवाज आई, टैक्सी मिल ही नहीं रही, छोड़ो, मैं भीग जाती हूँ। कॉल करते ही मार्टिन विजिबली रेस्टलेस हो गया, इतना डिस्ट्रैक्टेड कि उसने गलती से रेड लाइट तक क्रॉस कर दी। मैं देश के लिए काम शुरू होने से पहले उसकी कार में एक्सीडेंट से मरना नहीं चाहती थी। आखिरकार मैंने साइलेंस तोड़ा। ठीक है, मुझे यहीं उतार दो, तुम जाकर उसे ले आओ, घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं वॉक करके चली जाऊंगी। मार्टिन ने बाहर की बारिश देखी, उसके चेहरे पर कॉन्फ्लिक्ट साफ दिख रहा था। कुछ सेकंड्स बाद उसने डिसीजन लिया, ऐसा करते हैं, आगे बस स्टॉप है, तुम वहाँ वेट करो, मैं उसे लेकर तुरंत वापस आता हूँ। जैसे ही मैंने कार डोर बंद किया, उसकी कार तेजी से बारिश में गायब हो गई। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस पास की कन्वीनियंस स्टोर गई, एक अम्ब्रेला खरीदा और अकेले घर की तरफ चल पड़ी। देखा, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। घर पहुँचते ही मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। अब लग रहा था मुझे एक हफ्ते का इंतजार भी नहीं करना चाहिए, मैं अभी जा सकती हूँ। लेकिन जब मैंने कमरे घर में नजर घुमाई तो एहसास हुआ यहाँ हर चीज पर उनका निशान था। मार्टिन की चीजें, मेरे बेटे की चीजें, उनकी फैमिली की यादें, लेकिन मेरी अपनी क्या चीज थी? कुछ भी नहीं। आखिर में कबर्ड के सबसे नीचे कई प्लास्टिक बैग्स के अंदर मुझे मेरी और मार्टिन की मैरिज सर्टिफिकेट मिली। उसे देखकर समझ आया मैंने उसे कितने संभाल कर रखा था। फोटो में मैं बेवकूफों की तरह खुश होकर मुस्कुरा रही थी और मार्टिन, उसके चेहरे पर तब भी वही उदासी थी। हमारी एकमात्र शादी की याद भी खुश नहीं थी। मेरा बेटा फैमिली फोटो पहले ही फाड़ चुका था। अब मैंने लाइटर जलाया और मैरिज सर्टिफिकेट वाली फोटो को आग के ऊपर पकड़ लिया। धीरे धीरे फोटो जलकर राख बनने लगी। अब अगर कभी उन्हें मेरी याद भी आए तो उनके पास मेरा एक भी निशान नहीं बचेगा। शायद हम दोनों के लिए यही आसान होगा। थोड़ी देर बाद बाहर लिविंग रूम में आवाजें आने लगी। ग्लोरिया की सॉफ्ट और मीठी आवाज सुनाई दी, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? जब भी मुझे जरूरत होती है तुम तुरंत आ जाते हो। मैं इन दोनों की फ्लर्टिंग की आदी हो चुकी थी, लेकिन इस बार मार्टिन ने जो जवाब दिया उसने मुझे कुछ सेकंड्स के लिए रोक दिया। तुम गेस्ट हो, तुम्हारा ख्याल रखना नॉर्मल है। लिविंग रूम अचानक शांत हो गया। कुछ देर बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। ब्लैंकेट और कसकर ओढ़ ली और इरिटेशन में आंखें बंद कर ली। सुबह जब मेरी नींद खुली तो फोन पर मार्टिन का मैसेज था। टाइम देखा, रात के 3 बजे। उसने लिखा था, कल मेरी गलती थी, मैंने 2 मूवी टिकट्स बुक की हैं, चलो साथ मूवी देखते हैं। इतने सालों की शादी में जो छोटे छोटे रोमांटिक मोमेंट्स वो हमेशा ग्लोरिया को देता था, वो मुझे कभी नहीं मिले। ये पहली बार था जब उसने मुझे मूवी के लिए बुलाया था। मैंने सोचा वैसे भी मैं जा रही हूँ, कम से कम अलविदा तो कह ही सकती हूँ। मूवी खत्म होने तक शायद हम दोनों का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मूवी खत्म हो गई और मार्टिन नहीं आया। मैं हर बार उम्मीद करती थी, हर बार हर्ट होती थी, हर बार खुद से कहती थी अब सीख जाओ, लेकिन फिर भी डिसअपॉइंट हो जाती थी। थिएटर स्टाफ तक घर जा चुके थे, तब जाकर मार्टिन का मैसेज आया, कल ग्लोरिया बारिश में भीग गई थी, आज उसकी तबीयत खराब हो गई है, मैं हॉस्पिटल में उसके साथ हूँ। मैसेज पढ़ते ही मैं कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को देखती रही, फिर नीचे उसका अगला मैसेज आया, कल मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। लेकिन हमारा कोई कल बचा ही नहीं था। जब भी ग्लोरिया और मैं उसके सामने आते, वो बिना सोचे हमेशा ग्लोरिया को चुनता था। इस बार भी, जबकि मूवी पर बुलाया उसने खुद था, लेकिन ऑनेस्टली मुझे पहले से पता था ऐसा ही होगा, इसलिए मैं पहले ही डायरेक्टर को मैसेज करके बुला चुकी थी। जब मैं घर वापस पहुंची, पूरा घर खाली था। सब लोग ग्लोरिया के साथ हॉस्पिटल गए हुए थे। कोई गुड बाय नहीं हुआ, कोई आखिरी बात नहीं हुई। मैंने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया, बस नए खरीदे हुए कपड़े पहने और खुद को
अच्छे से तैयार किया। थोड़ी देर बाद कार धीरे धीरे घर के सामने आकर रुकी। डायरेक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर हेजिटेशन साफ दिख रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा, विक्टोरिया, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। क्या तुम सच में अपनी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़कर पूरी जिंदगी साइंटिफिक रिसर्च को देना चाहती हो? मैंने आंखें बंद की और अचानक मेरे दिमाग में पिछली जिंदगी की सारी यादें घूम गईं। हाँ, पिछली जिंदगी, उस जिंदगी में मैंने फैमिली चुनी थी। मैं बिना किसी रिग्रेट के हाउसवाइफ बन गई थी। मैंने अपना करियर छोड़ा, अपने सपने छोड़े, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन साल गुजरते गए और मार्टिन मुझसे और इरिटेटेड होता गया। फिर एक दिन मेरी बॉडी आखिरकार जिंदगी के बोझ तले टूट गई। मैं बीमार पड़ गई। तब सास ने मुझे फोर्स किया कि मैं डिवोर्स दे दूं। मेरा बेटा भी मुझे यूजलेस कहकर नफरत करने लगा। मैं हेल्पलेस होकर देखती रही कैसे आखिर में मार्टिन और ग्लोरिया साथ आ गए। मैं इतना रोई, इतना टूटी कि खून तक खांसने लगी। और जब मैं मौत के करीब हॉस्पिटल बेड पर पड़ी थी, उसी वक्त मार्टिन ने ग्लोरिया के साथ ग्रैंड वेडिंग की। मेरा बेटा मेरी तरफ देखकर हंसा था। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। तुम्हें बहुत पहले मर जाना चाहिए था। तुमने डैड और आंटी को इतने साल डिले किया। मेरी मौत के बाद ससुर जी को आखिर सच पता चला। उन्होंने मेरे छोटे से ग्रेव के सामने खून की उल्टी की और वहीं गिरकर मर गए। इस जिंदगी में मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगी। मार्टिन, इस बार तुम्हें छोड़ने वाली मैं हूँ। मैंने डायरेक्टर की आंखों में देखते हुए फॉर्मली कहा, प्लीज मेरी डिटर्मिनेशन पर डाउट मत कीजिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी देश को डेडिकेट कर दूंगी, बिना किसी रिग्रेट के। डायरेक्टर की आंखें भर आईं। उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा। कॉमरेड विक्टोरिया। फिर वो हल्का सा मुस्कुराए। नहीं, अब तुम्हारा कोड नेम है रेड ईगल। किलिन प्रोजेक्ट में तुम्हारा स्वागत है। कार का डोर बंद होते ही मैं उनकी दुनिया से अलग हो गई। कार लंबा सफर तय करती रही। ब्राइट स्काईस्क्रेपर्स पीछे छूट गए, भीड़ पीछे छूट गई, शहर पीछे छूट गया। फिर माउंटेन्स आए, नदियाँ आईं और आखिर में कार गहरे पहाड़ों के बीच गायब हो गई। अब हम दोनों की जिंदगी अलग थी। हम शांति से अपनी अपनी दुनिया में रहेंगे और कभी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उधर पूरा फैमिली कई दिनों तक ग्लोरिया की देखभाल में बिजी रहा। जब वो लोग घर लौटे तब तक शाम हो चुकी थी। पहले जब भी वो घर आते मैं हमेशा गरम खाना बनाकर उनका इंतजार करती थी। लेकिन इस बार सास काफी देर तक दरवाजा खटखटाती रही। कोई जवाब नहीं आया। वो इरिटेट होकर बड़बड़ाई, ये औरत इतनी जल्दी सो गई क्या? कब से नॉक कर रही हूँ, फिर भी दरवाजा नहीं खोल रही। ठंड में काफी देर खड़े रहने के बाद आखिर उन्होंने लॉकस्मिथ बुलाया। दरवाजा खुला तो घर अंदर से ठंडा और सुनसान था। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गए थे। सिंक में पड़े बर्तन अब तक बिना धुले पड़े थे। उन पर फंगस तक जमने लगी थी। मेरा बेटा तुरंत रोने लगा। मॉम ने खाना क्यों नहीं बनाया? मुझे टेक आउट नहीं खाना, मुझे मॉम का खाना चाहिए। सास परेशान होकर फिर मुझे गालियाँ देने लगी। ये विक्टोरिया गई कहाँ है? डिनर तक नहीं बनाया। हद कर दी इसने। लेकिन तभी मार्टिन के दिल में हल्की बेचैनी उठी। उसने विंडो पर जमी धूल उंगली से साफ की। धूल काफी मोटी थी, मतलब कई दिनों से घर में कोई आया ही नहीं था। अचानक उसके अंदर डर सा भर गया। उसे याद आया, मैंने उससे मूवी देखने का प्रॉमिस किया था। मैं भूल गया। क्या वो सच में नाराज हो गई? उसने पूरा घर ढूंढ डाला, स्टोर रूम तक चेक किया, लेकिन मेरा कहीं कोई निशान नहीं मिला। तभी ग्लोरिया ने उंगलियां मरोड़ते हुए धीरे से कहा, क्या दीदी हम सबसे नाराज होकर घर छोड़कर चली गई? सास ने तुरंत ड्रॉअर खोला और मेरा आईडी कार्ड निकालकर टेबल पर फेंक दिया। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं पड़े हैं। भाग कर जाएगी कहाँ? इसके पास फैमिली भी तो नहीं है। कहाँ जाएगी ये? मार्टिन ने तुरंत मेरा नंबर डायल किया, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल कसने लगा, क्योंकि अगले ही पल गेस्ट रूम से मेरे फोन की रिंगटोन सुनाई दी। घर में सब कुछ था, मेरे कपड़े, मेरी चीजें, मेरी पहचान, बस मैं नहीं थी। उधर मेरा बेटा भूख से पेट पकड़कर रोने लगा। मुझे खाना चाहिए। सास ने ऑकवर्ड होकर ग्लोरिया की तरफ देखा। आज तुम खाना बना लो ना। सालों तक ग्लोरिया भी मेरी सेवा की आदी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर साफ इरिटेशन आया, लेकिन उसने तुरंत फेक स्माइल बना ली। ऑफ कोर्स वो किचन में गई, लेकिन पीछे मुड़ते ही उसका चेहरा बदल गया। वो चिढ़कर बड़बड़ाई, मर ही जाती तो अच्छा था, और गुस्से में उसने सब्जी में आधा पैकेट नमक डाल दिया। मैं तुम्हारे घर की बहू बन रही हूँ, तुम लोगों की
नौकरानी नहीं, ग्लोरिया ने बहुत धीरे से बड़बड़ाया, लेकिन उसकी इरिटेशन साफ सुनाई दे रही थी। और फिर उसके कुकिंग का रिजल्ट डिजास्टर निकला। मेरा बेटा पहला बाइट लेते ही खाना थूकने लगा। ये क्या है, इतना नमक? सास बार बार पानी पीकर मुंह धो रही थी। अरे भगवान, ये खाना है या नमक? उधर ग्लोरिया बड़ी मासूम शक्ल बनाकर खड़ी थी। उसने वाटरी आइज के साथ कहा, मुझे सच में कुकिंग नहीं आती। सास सब समझ रही थी, लेकिन कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। डिनर टेबल पूरी तरह केओस बन चुका था और उस पूरे घर में सिर्फ मार्टिन चुप था। वो सोफा पर बैठा हुआ था और बार बार मेरा आखिरी मैसेज पढ़ रहा था। कभी फोन देखता, कभी दरवाजे की तरफ, जैसे अभी मैं अंदर आ जाऊंगी। एक दिन बीता, फिर दूसरा। शुरुआत में सबने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे सास तक बेचैन होने लगी। उस औरत को वापस बुलाओ जल्दी। आर्मी की तरफ से भी लगातार कॉल्स आ रहे थे। मार्टिन को वापस यूनिट ज्वाइन करना था, लेकिन वो ऑर्डर्स इग्नोर कर रहा था जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। वो जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार पूरा फैमिली घबरा गया और सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। मार्टिन ने सीधे ऑफिसर से कहा, ऑफिसर, मुझे लगता है मेरी वाइफ का किडनैपिंग हो गया है। मार्टिन की आखिरी उम्मीद अब पुलिस थी। ऑफिसर ने नोटबुक निकाली। नाम विक्टोरिया, हाइट मार्टिन चुप, एज फिर चुप, काम कहाँ करती हैं, अपीयरेंस। मार्टिन काफी देर तक अटकता रहा, फिर अचानक उसे एहसास हुआ उसे मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरे नाम के अलावा कुछ भी नहीं। पुलिस ऑफिसर तक स्पीचलेस हो गया। उसने डिसबिलीफ से मार्टिन को देखा। आप यहाँ पैनिक होकर आए हो, बोल रहे हो वाइफ मिसिंग है, लेकिन आपको उसकी बेसिक डिटेल्स तक नहीं पता। मार्टिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर उसे अचानक मैरिज सर्टिफिकेट याद आई। उसने जल्दी से पेपर्स निकाल कर ऑफिसर को दिए। ऑफिसर सिस्टम में काफी देर तक सर्च करता रहा। फिर उसने अजीब नजरों से मार्टिन को देखा। ये सर्टिफिकेट फेक है क्या? मार्टिन तुरंत भड़क गया। ध्यान से देखिए, ऑफिशियल सील लगी हुई है। विक्टोरिया मेरी वाइफ है। उसकी आवाज में पहली बार पैनिक साफ था, लेकिन ऑफिसर ने शांत होकर स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। सिस्टम में आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड दिखा रहा है और विक्टोरिया नाम की कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं करती। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। ऑफिसर ने सास की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, इन पर शायद बहुत मेंटल स्ट्रेस है, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। बस एक सेंटेंस ने सबको चुप कर दिया, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता था ना कि सबने मिलकर एक इंसान इमेजिन कर लिया हो। उनका बेटा सामने खड़ा था, लेकिन उसकी माँ जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जैसे विक्टोरिया नाम की कोई औरत इस दुनिया में थी ही नहीं। कुछ देर बाद अचानक सास की आंखें चमक उठीं। अरे ये तो अच्छी बात है, अब डिवोर्स की जरूरत भी नहीं। जल्दी से ग्लोरिया के साथ शादी कर लो। टेक्निकली ये तुम्हारी फर्स्ट मैरिज होगी। ग्लोरिया शर्माने का नाटक करते हुए कपड़ों का कोना मरोड़ने लगी। मुझे बड़ी शादी नहीं चाहिए, बस मार्टिन मेरे साथ रहे, मेरे लिए वही काफी है। लेकिन तभी मैंने कब कहा कि मैं ग्लोरिया से शादी करूंगा? मार्टिन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने पहली बार ग्लोरिया को ऐसे देखा जैसे वो कोई स्ट्रेंजर हो। मेरी वाइफ सिर्फ एक थी, विक्टोरिया। ये कहकर वो तुरंत बाहर निकल गया। ग्लोरिया उसके पीछे भागी, लेकिन जल्दी में फिसलकर गिर गई। उसकी ठुड्डी कट गई और खून निकलने लगा। फिर भी मार्टिन ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। उसने अब तक हर तरीका ट्राई कर लिया था। अब सिर्फ एक इंसान बचा था। सालों से उसने अपने फादर को कॉल तक नहीं किया था, लेकिन इस बार उसने खुद फोन उठाया और अपने पिता का नंबर डायल किया। सारी बात सुनते ही ससुर जी उसी रात वापस घर आ गए। घर में घुसते ही वो गुस्से से फट पड़े। मैं मिलिट्री कैंप में पोस्टेड हूँ, मरा नहीं हूँ अभी। मेरी पीठ पीछे तुम लोगों ने ये सब क्या किया है? उनकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अगर विक्टोरिया को कुछ हुआ ना, तो तुम सबसे रिश्ता तोड़ दूंगा। उन्होंने सीधे सास की तरफ उंगली उठाई। गुस्से में उनके दांत तक भींच रहे थे। अगर विक्टोरिया के पेरेंट्स ने उस दिन मेरी जान ना बचाई होती, तो आज तुम एक विधवा होती। और फिर भी तुमने उसी लड़की को डिवोर्स देने पर मजबूर किया। फिर उनकी नजर मार्टिन पर गई। उनकी आंखों में लिटरली हत्या जैसा गुस्सा था। अगर विक्टोरिया अपनी जान रिस्क में डालकर किडनी डोनेट ना करती, तो आज तुम्हारी कब्र पर घास उग चुकी होती। इतना कहकर उन्होंने मार्टिन को जोरदार थप्पड़ मार दिया। जिस बेटे को वो हमेशा सबसे ज्यादा प्यार करते थे, आज उसी पर हाथ उठाया था। जब विक्टोरिया डिलीवरी टेबल पर मर रही थी, तब उसने डॉक्टर से कहा था,
बच्चे को बचा लो, माँ को नहीं। लेकिन अगले ही पल उसकी दुनिया हिल गई। फोन के दूसरी तरफ से गंभीर आवाज आई, अगर मेरी पोजीशन वाला आदमी भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा तो समझ जाओ इसका मतलब क्या है। बस इतना सुनना था कि ससुर जी सब समझ गए। उन्होंने गुस्से में मार्टिन को जोरदार थप्पड़ मारा। अब तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता नहीं बचा, उसे ढूंढना बंद करो, आर्मी वापस जाओ। लेकिन मार्टिन अब भी मानने को तैयार नहीं था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की उससे इतनी मोहब्बत करती थी वो सच में हमेशा के लिए चली गई। उसने पूरा घर फिर से खंगालना शुरू किया, शायद कहीं मेरा कोई निशान मिल जाए। आखिर स्टोरेज रूम में उसे एक पुराना डिलीवरी बॉक्स मिला। उसके अंदर ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उसने एक एक करके सब निकाला। पीकिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर, मैथमेटिकल ओलंपियाड की गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के अवार्ड्स, कई अचीवमेंट्स जिनके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। जिस औरत को वो हमेशा मामूली समझता रहा वो एक्चुअली इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। मैंने अपनी सारी अचीवमेंट्स, अपना फ्यूचर, अपनी चमक सब छोड़ दिया था सिर्फ इस फैमिली के लिए। और आखिर में उसी ने मुझे इतनी दूर धकेल दिया जहाँ तक वो कभी पहुँच ही नहीं सकता था। 5 साल बाद बेस में स्पाइस घुस आए थे। कई रिसर्चर्स रहस्यमय तरीके से मारे जा चुके थे। सिचुएशन डेंजरस हो चुकी थी, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे एलीट स्पेशल फोर्सेस यूनिट भेजी हमारी इवैक्यूएशन के लिए। मैं बाकी रिसर्चर्स के साथ बाहर निकल रही थी। मैंने खुद को काम दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी भीड़ के बीच मार्टिन की नजर सीधे मुझ पर आकर टिक गई। 5 साल बाद भी उसने मुझे एक पल में पहचान लिया। अगले ही सेकंड किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा, मार्टिन। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोया ना हो। उसकी आवाज कांप रही थी, विक्टोरिया। मेरे साथ खड़े सीनियर रिसर्चर्स तुरंत अलर्ट हो गए। उन्होंने उसे पीछे धक्का दिया, व्हाट आर यू डूइंग? लेकिन मार्टिन की नजरें सिर्फ मुझ पर थीं। उसकी आंखों में अचानक उम्मीद लौट आई थी, वो मेरी वाइफ है। बस उसी पल मैंने उसकी उम्मीद तोड़ दी। मैंने उसकी आंखों में देखकर शांत आवाज में कहा, ध्यान से देखिए, मैं आपको नहीं जानती और हम पहले कभी मिले भी नहीं। 5 साल की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ने मुझे बदल दिया था। अब मैं वो डरी हुई चुप रहने वाली औरत नहीं थी। मेरी आंखों में कॉन्फिडेंस था, एक शार्पनेस जो सिर्फ एलीट लोगों में होती है। मार्टिन काफी देर तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी नजर नीचे झुक गई, जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। काफी देर बाद वो हल्के से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान टूटी हुई थी। आई एम सॉरी, शायद मैंने किसी और समझ लिया। मैं बस अपनी वाइफ को बहुत मिस करता हूँ। मैं बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई, लेकिन पीछे से उसकी नजरें लगातार मुझे फॉलो कर रही थीं। वो बार बार मुड़कर मुझे देख रहा था, जैसे डर रहा हो कि अगर उसने नजर हटाई तो मैं फिर हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। पिछली जिंदगी में मैं उसे जाते हुए देखती रही थी, इस जिंदगी में वो मुझे जाते हुए देख रहा था, बिल्कुल हेल्पलेस होकर, बिल्कुल टूटकर। और इस बार भी वो कुछ नहीं कर पाया। बाद में मुझे पता चला, मेरे जाने के बाद मार्टिन ने खुद एक बेहद डेंजरस मिशन के लिए वॉलंटियर किया था। ऐसा मिशन जहां वापस लौटने की गारंटी नहीं होती। ऑपरेशन के दौरान उसने अपने सारे रिग्रेट, सारा दर्द, सारी बेचैनी, सबको दुश्मनों के खिलाफ ताकत बना दिया। वो लिटरली एक अनस्टॉपेबल वॉर मशीन बन चुका था, जैसे उसे अब अपनी जान की कोई परवाह ही ना हो। हर मिशन में वो इम्पॉसिबल चीजें कर दिखाता, एक के बाद एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। लेकिन आखिरी बैटल में वो वापस नहीं लौटा। लोगों ने कहा, मरते वक्त तक उसके होठों पर सिर्फ एक नाम था, विक्टोरिया। उसने अपने फैमिली के लिए कोई लास्ट वर्ड्स नहीं छोड़े, ना अपनी माँ के लिए, ना अपने बेटे के लिए। लेकिन उसने मेरे लिए एक लेटर छोड़ा। लेटर की शुरुआत थी, मेरी वाइफ विक्टोरिया, तुम वहाँ कैसी हो? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। 5 साल हो गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। जितना तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूँ, उतना ही तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। खाना खाते वक्त, चलते वक्त, हर वक्त मुझे याद आता है। तुम वही इंसान थी जिसने मुझे दूसरी जिंदगी दी थी, और मैं वही इंसान हूँ जिसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। अब मुझे खुद से नफरत होने लगी है। कई बार लगता है काश अपनी जिंदगी पूरी की पूरी तुम्हें वापस दे पाता। मुझे लगता है मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो कभी ठीक नहीं होगी। मैं तुम्हें हर जगह देखता हूँ, हर मेमोरी में, हर खामोशी में।
और मैं जानबूझकर रियलिटी में वापस नहीं आना चाहता। जब मैंने तुम्हें 5 साल बाद दोबारा देखा तो एक पल के लिए लगा भगवान ने तुम्हें मुझे वापस दे दिया, लेकिन जब तुमने कहा कि तुम मुझे नहीं जानती तब आखिरकार मुझे समझ आया कुछ चीजें एक बार टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ती। शायद अब सिर्फ मौत ही सब खत्म कर सकती है। मुझे विल लिखना नहीं आता। देश के लिए मरना हमेशा से मेरी डेस्टिनी थी। जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगी शायद मैं मिट्टी बन चुका होऊंगा, शायद आसमान का कोई तारा या तुम्हारे कंप्यूटर का कोई डेटा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें देखता रहूंगा। तुम्हारा हस्बैंड मार्टिन। लेटर खत्म होने के बाद मैं काफी देर तक चुप बैठी रही। फिर मैंने लाइटर जलाया और धीरे से उस लेटर को आग लगा दी। मैं उसे जलते हुए देखती रही। धीरे धीरे वो राख बन गया, बिल्कुल मेरी पुरानी जिंदगी की तरह, बिल्कुल उन इमोशंस की तरह जिन्हें मैं बहुत पहले पीछे छोड़ चुकी थी। मैं उसकी ब्रेवरी की रिस्पेक्ट करती थी। उसने देश के लिए अपनी जान दी थी, लेकिन एक हस्बैंड के तौर पर मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती थी। बाद में मुझे और भी बातें पता चली। मेरे जाने के बाद मार्टिन ने ग्लोरिया से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया था। ग्लोरिया ने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी इस्तेमाल किया ताकि मार्टिन उसके पास वापस आ जाए। लेकिन इस बार मार्टिन बिल्कुल रूथलेस था। उसने अपने बेटे तक से दूरी बना ली। 5 साल तक वो एक बार भी आर्मी छोड़कर बाहर नहीं आया। उधर ग्लोरिया की जिंदगी भी बिखर गई। आर्मी में उसने एक सीरियस मिस्टेक कर दी और उसे मिलिट्री से निकाल दिया गया। उसके रिकॉर्ड पर ऐसा स्टेन लग गया कि कोई जॉब देने को तैयार नहीं था। आखिर में मजबूरी में उसे अपने होम टाउन लौटना पड़ा। उसने वहाँ एक अमीर आदमी से शादी की उम्मीद की थी, लेकिन वो आदमी शराबी निकला। लगभग हर दिन ग्लोरिया मार खाती थी। उसका पूरा शरीर चोटों से भरा रहता। मेरा बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो गया, पहले से काफी मैच्योर। जब भी वो अपनी माँ के बारे में बात करता उसकी आवाज गिल्ट से भर जाती, रिग्रेट से। मार्टिन के फ्यूनरल पर सास इतनी रोई कि वहीं बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला उन्हें स्ट्रोक हुआ है और अब उनका शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था। लेकिन इन सब चीजों का अब मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मैंने सिर झुकाया और फिर से अपने डेटा कैलकुलेशंस में खो गई। अब मेरी दुनिया अलग थी। अब मैं अपना छोटा सा दिल सिर्फ अपने देश को दूंगी और अपनी पूरी जिंदगी अपने वतन के पहाड़ों और नदियों के नाम कर दूंगी।